गुड इवनिंग। आज के इस लाइव सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। देखो, जो कुछ टॉपिक हमारे बचे हुए हैं फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में, वो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। मेन टॉपिक हमारे कभी के कंप्लीट हो चुके हैं। बस ये इसलिए रखे टॉपिक कि एक आप लोगों का जुड़ाव बना रहे हम लोगों से। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में। देखो, आपके सिलेबस में 4 मेटल्स हैं जिनके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हमें पढ़ने हैं। और वो 4 मेटल हैं आपके लिथियम, मैग्नीशियम, एसएन और एफई। इन 4 कंपाउंड्स के इन 4 मेटल्स के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हमें डिस्कस करने हैं। देखो, बेसिकली अगर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन दो से ही कवर हो जाता है, लेकिन हम लोग इन दोनों को भी कवर कर लेंगे। लेकिन हमारा मेन फोकस जो है वो लिथियम और मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पर रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो देखो, वो सारे कंपाउंड्स जिनमें कोई जो मेटल है वो सीधा का सीधा कार्बन से जुड़ा रहता है, मतलब जिनमें मेटल कार्बन बॉन्ड पाए जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। मतलब एक सीधा बॉन्ड होना चाहिए। जैसे कोई भी, जैसे हम लोग बात कर लें, हम लोग पढ़ते आए हैं जैसे CH3Li। तो देखो, यहाँ पे कार्बन जो है सीधा लिथियम से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, एक आपको सबको पता है, हम लोग RMGX पढ़ते हैं। इसमें भी जो कार्बन है, जो R का कार्बन है, वो सीधा किससे जुड़ा हुआ है? मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सीधा सीधा मेटल और कार्बन बॉन्ड पाया जाता है, उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, OMC कंपाउंड्स हम लोग उनको बोलते हैं। पहली चीज इंपॉर्टेंट। अब देखो, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा आता है कि ये जो मेटल कार्बन बॉन्ड है ये वाला, इसकी नेचर कैसी होगी। नेचर इन द सेंस, ये बॉन्ड कोवलेंट है कि आयनिक है। ये बॉन्ड जो है वो कोवलेंट है कि आयनिक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो, हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में इसको डिवाइडेड करते हैं। सपोज यहाँ पे M है और ये कार्बन है, और यहाँ पे M जो है मान लो पोटेशियम है और सोडियम है। दूसरे पार्ट में हम लोग वही M और C लेते हैं, और यहाँ पे M हो सकता है लिथियम और मैग्नीशियम सपोज। और तीसरे पार्ट में भी हम लोग M और C, ये मेटल कार्बन बॉन्ड है, और यहाँ पे मेटल हो सकते हैं सपोज Hg हो सकता है, Pb हो सकता है, Sn हो सकता है, Pl हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कैडमियम हो सकता है। ध्यान रखना, अगर आपके मेटल्स पोटेशियम और सोडियम है तब तो ये बॉन्ड बिल्कुल प्योर आयनिक होता है। और अगर आपके मेटल ये वाले हैं, इस कंडीशन में ये जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवलेंट। और यहाँ पे जो लिथियम और मैग्नीशियम के केस में ये जो बॉन्ड होता है वो इन दोनों का मिक्स फॉर्म होता है। मतलब उसमें आयनिक करैक्टर भी होते हैं और उसमें कोवलेंट करैक्टर भी होते हैं। तो स्पेशली इन बॉन्ड्स को हम लोग बोलते हैं पोलर कोवलेंट। मतलब बॉन्ड तो पोलर होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस बॉन्ड में पोलराइजेशन आ जाता है। तो अगर हम लोग ओवरऑल बॉन्ड की बात करें, इन दोनों चीजों को वैसे कल समझाने का कंसेप्ट है। बाकी कोई सा भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो, किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की हम लोग बात करें, तो आप लोग एक वर्ड हमेशा ध्यान रखना कि जो
मेटल कार्बन बॉन्ड होता है जनरल फॉर्म में, बाकी मैंने बता दिया है। बाकी हम लोग ये कह सकते हैं, देखो बाकी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर हम लोग इधर से इधर जाएंगे मेटल्स में, ध्यान रख लेना अच्छी तरह से, अगर इधर से इधर जाएंगे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कोवलेंट करैक्टर हैं वो इंक्रीज होंगे, तो आयनिक क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ध्यान रख लेना इस बात का कि अगर इन मेटल्स की तरफ जाएंगे, मतलब इन मेटल्स के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की तरफ जाएंगे, तो ये जो कंपाउंड बनेंगे इनमें जो मेटल कार्बन बॉन्ड होगा वो कोवलेंट नेचर का होगा। और अगर इधर आएंगे सोडियम और पोटेशियम में, तो इनका जो नेचर होगा वो आयनिक, और इनकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। ध्यान रखना, जो पोटेशियम और सोडियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनको यूज ही नहीं करते हैं। मैक्सिमम जो यूज किया जाता है वो हम लोग यूज करते हैं लिथियम और मैग्नीशियम का। इनमें भी जो लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए जो मैग्नीशियम के कंपाउंड होते हैं RMGX, इनको बोलते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट। क्या बोलते हैं इनको, ग्रिग्नार रिएजेंट। और इसको बोलते हैं, क्योंकि इस RLI की रिएक्टिविटी इससे बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको बोलते हैं सुपर ग्रिग्नार रिएजेंट। ये चीजें आप लोग ध्यान रख लेना, क्या बोलते हैं इसको, सुपर ग्रिग्नार रिएजेंट। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो आपको एक सिंपल सा वर्ड ध्यान में रखना है, अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि जो मेटल कार्बन बॉन्ड होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जो मेटल कार्बन बॉन्ड होता है उसकी जो नेचर होती है वो हमेशा पोलर कोवलेंट नेचर होती है। ध्यान रख लेना, इस बॉन्ड को बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसीलिए जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं उनको पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ध्यान रख लेना, कभी आपसे कोई पूछ ले कि विच वन इज एग्जांपल ऑफ पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, तो आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड उसका आंसर करके आना है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां से ध्यान रखना कि जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, सपोज कोई भी आर है और इस आर का जो कार्बन है वो मेटल से जुड़ा रहेगा, और मैक्सिमम केस में इस मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इस कार्बन से कम होती है 100% केसेस में। इसलिए जो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उनमें जो कार्बन मेटल से जुड़ा रहता है उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। मीन्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं उनसे कार्बन आयन जनरेट होता है, और कार्बन आयन जनरेट होने के कारण इन्हें अम्पोलंग रिएजेंट भी बोलते हैं। ध्यान रख लेना, अम्पोलंग रिएजेंट आपने पढ़े होंगे MSc में डिस्कनेक्शन में। अम्पोलंग रिएजेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी एटम है अगर उसकी नेचर पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्ट करने की है या पॉजिटिव चार्ज गेन करने की है और उस पर हम लोग नेगेटिव चार्ज ले आए, उस कंडीशन में उसको बोलते हैं अम्पोलंग रिएजेंट। क्योंकि बेसिकली आपको सबको पता है कि कार्बन की जो नेचर होती है वो पॉजिटिव चार्ज गेन करने की होती है, लेकिन जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। इसलिए जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, चाहे वो RLI हो, चाहे RMGX हो, चाहे फ्रैंकलैंड हो, R2ZN हो, चाहे R2CD हो, किसी भी मेटल का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो, ठीक है, तो वो सारे कंपाउंड जो हैं वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, और साथ में सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को हम लोग कौन से कंपाउंड बोलते हैं, अम्पोलंग रिएजेंट या अम्पोलंग कंपाउंड्स। ये आप लोग ध्यान रखें, कोई भी मेटल हो। एक इसके अलावा देखो एक थोड़ा सा इश्यू आता है कई बार कि जो मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ेंगे इसी में FeCO5 पढ़ेंगे बेसिकली। अब यहाँ पे दो क्राइटेरिया होते हैं, कुछ लोग इनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन इनमें देखो बेसिकली होता बॉन्ड जो है वो मेटल कार्बन बॉन्ड ही होता है। तो जनरली हम लोग इनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ही कंसीडर करेंगे, और आयरन के जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो उसमें केवल हम लोग आयरन कार्बोनाइल कंपाउंड ही पढ़ेंगे, पेंटा कार्बोनाइल आयरन। तो देखो एक ब्रीफ आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया है कि क्या कहानी है, क्या कहानी नहीं है। इन सारी चीजों का एक बेसिक आइडिया भी आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है।
ये चीज जरूर आप लोग ध्यान रख लेना कि अगर हम लोग सोडियम पोटेशियम से लिथियम मैग्नीशियम और इधर से जो भी है Hg PbSn Tl कॉपर कैडमियम की तरफ जाएंगे तो एक तरह से कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज होंगे, आयनिक करैक्टर डिक्रीज होंगे और रिएक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी, ये भी ध्यान रख लेना। और यहीं से एक चीज और निकल के आती है कई बार कि यहां से जो आर नेगेटिव निकलता है, यहां से जो आर नेगेटिव निकलेगा इनके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से आर नेगेटिव और इनसे जो आर नेगेटिव निकलेगा ये हमेशा हार्ड कैटेगरी में जाता है। ये एक्चुअल में बेस का भी काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का भी, और ये हमेशा हार्ड बेस, आपने पढ़ा होगा हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग इनके जो इनका और जैसे लिथियम का मान लो, मैग्नीशियम का मान लो, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इन चारों के जो आर माइनस होता है वो हमेशा हार्ड साइड की तरह बिहेव करता है, हार्ड बेस की तरह बिहेव करता है। इनका जो आर नेगेटिव निकल के आता है, जैसे गिलमान रिएजेंट की बात करें, डाई एल्किल कैडमियम की बात करें, तो ये जो आर नेगेटिव यहां से निकल के आता है वो हमेशा सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट बेस की कैटेगरी में जाता है। हार्ड न्यूक्लियोफाइल, हम लोग इसको हार्ड न्यूक्लियोफाइल और हार्ड बेस बोल सकते हैं, और इसको सॉफ्ट न्यूक्लियोसाइल, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल और सॉफ्ट बेस बोल सकते हैं। तो एक जनरल क्राइटेरिया आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, कौन से मेटल का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हार्ड न्यूक्लियोफाइल देगा या हार्ड बेस देगा, और कौन से मेटल्स का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल देगा। जो मेटल कार्बन बॉन्ड है उसकी नेचर क्या है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन है, बाकी हम लोग जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रिग्नार रिएजेंट की, और ग्रिग्नार रिएजेंट में आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट के बारे में। RMgX मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो है मेटल और मैग्नीशियम बॉन्ड पाया जाता है, ध्यान रख लेना भाई इस बात का, मेटल और मैग्नीशियम बॉन्ड पाया जाता है। देखो बनता कैसे है, सबसे पहले देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो कोई भी अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम लोग मैग्नीशियम मेटल से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये ध्यान रख लेना, यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। हम लोग बेसिकली क्या यूज करते हैं, ईथर यूज करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, बेसिकली ईथर ही मान के चलो, लेकिन अगर एक जनरल वर्ड हम लोग यूज करें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं, ध्यान रख लेना भाई। और ये सारी चीजें बताई हुई है आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। तो यहाँ पे क्या होता है, इस मैग्नीशियम का इस R और X के बीच में इंसर्जन होता है, और इंसर्जन होकर के आपका बनता है RMgX। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यह है कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर है 0 और यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। इसलिए देखो ये इंसर्जन तो है, लेकिन इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव इंसर्जन। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेटिव इंसर्जन। ऑक्सीडेटिव इंसर्जन क्यों हुआ कि R और X के बीच में मैग्नीशियम इंसर्ट तो हुआ है, लेकिन साथ में उसका ऑक्सीडेशन भी हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव इंसर्जन, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें देखो, तो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, सबको पता है, सबसे पहले ये R+ और X- में टूट जाएगा। दूसरी स्टेप में क्या होगा कि जो R+ है उसकी रिएक्शन हम लोग करवाएंगे मैग्नीशियम से, और ये मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा इसको, और 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये R- और मैग्नीशियम आपका कन्वर्ट हो जाएगा Mg2+ में, ठीक है। और फाइनली आपको पता ही है ये R-, ये Mg2+ और ये X-। ध्यान रख लेना भाई, अच्छी तरह से समझ लेना, मैक्सिमम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस यही होती है, ध्यान रख लेना। ये आपका बन जाता है RMgX। ध्यान रख लेना भाई इस बात का अच्छी तरह से, कैसे बनाया जाता है RMgX। समझ में आ गई कहानी, ये इसकी बनाने की मैकेनिज्म है।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि हम लोग इसमें ईथर सॉल्वेंट क्यों यूज करते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या वाटर क्यों यूज नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि अगर हम लोग इसको ईथर में यूज करते हैं तो ये आपका आर और ये आपका एक्स और यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन टाइप बॉन्ड बनता है ईथर के साथ। और जैसे इस टाइप का बॉन्ड बनेगा, ये वाली स्ट्रक्चर, इस कंडीशन में ये मैग्नीशियम स्टेबल हो जाता है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ये ध्यान रख लेना। तो एक तो ईथर क्यों यूज करते हैं वो बात समझ में आ गई आपको, ये इसको स्टेबलाइज करता है क्योंकि इस कंडीशन में मैग्नीशियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि RMgX जैसे ही बनेगा, आपको पता है यहाँ पे R नेगेटिव आ जाएगा। और अगर हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करें या एक्वस सॉल्वेंट यूज करें तो उस एक्वस सॉल्वेंट से या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से ये H+ को ले लेगा, और H+ को ले लेगा तो यहाँ पे साइड रिएक्शन होकर के क्या बन जाएगा, आपका RH बन जाएगा। इसलिए जो हमारा पर्पस था वो पर्पस तो सॉल्व होगा ही नहीं। तो इस एसिड बेस रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए, या ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो इसे रोकने के लिए, हम लोग कभी भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक्वस सॉल्वेंट यूज नहीं करते हैं। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। नंबर जो भी नेक्स्ट है आपका, कुछ भी देख नंबर डाल लेना चाहिए आप लोग। देखो नेक्स्ट क्या है कि जो सॉल्वेंट हम लोग यूज कर रहे हैं ईथर, सॉल्वेंट ईथर, इस ईथर सॉल्वेंट में जो है वो RMgX एज ए RMgX नहीं पाया जाता है, बल्कि ये दो डिफरेंट फॉर्म के इक्विलिब्रियम में पाया जाता है। और वो फॉर्म क्या है, देखो कि आपका सिंपल 2 मोल 2RMgX है और यहां से बनता है एक तो R2Mg और एक MgX2, और यहाँ पे ये दोनों जो है इस इक्विलिब्रियम में, ये वाली फॉर्म और ये दोनों फॉर्म जो है इक्विलिब्रियम में पाई जाती हैं। जो हम लोग जब सॉल्वेंट में इसको बनाते हैं और जब RMgX बन जाता है तो एज ए RMgX ये एग्जिस्ट नहीं करता कि सिंपल RMgX की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, नहीं, ये इस पूरे मिक्सचर के इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। ये भी कई बार पूछा जाता है, बाकी देखो बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं, आप लोगों को इस पूरे से मुश्किल से एक क्वेश्चन पूछा जाना है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ये ऐसा टॉपिक है RMgX और RLI, तो इसको कहीं भी पूछ लेगा, किसी भी टॉपिक में पूछ सकता है, इसलिए पूरी ऑर्गेनिक से जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आपका। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी ड्राई ग्रिग्नार रिएजेंट यूज नहीं करते हैं। ड्राई ग्रिग्नार रिएजेंट इज नेवर यूज्ड, because of एक्सप्लोसिव इन नेचर। एक्सप्लोसिव इन नेचर का मतलब होता है कि एक्सप्लोसिव इन नेचर का मतलब है कि अगर हम लोग ड्राई ग्रिग्नार रिएजेंट यूज करेंगे तो वो विस्फोटक हो सकता है, इसलिए कभी भी ड्राई ग्रिग्नार रिएजेंट यूज नहीं करते हैं। देखो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब देखो इससे आगे चलते हैं। अभी मैंने बताया कि हम लोग RMgX बनाते कैसे हैं, इस तरह से इसके ऑक्सीडेटिव इंसर्जन से हम लोग बना देते हैं RMgX, सही है। देखो इसके ऑक्सीडेटिव इंसर्जन से जो हमने RMgX बनाया है, देखो अब इसमें दो पार्ट हो गए। वैसे मैग्नीशियम का तो कोई पार्ट है ही नहीं, बस हम लोग बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी ऑफ दिस एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड के भी दो पार्ट हो जाएंगे। एक तो आपके पास ये कंडीशन हो कि ये R तो सेम हो और ये लिविंग ग्रुप अलग अलग हो, जैसे RCl हो जाए, RBr हो जाए, सॉरी पहले RBr को लिखते हैं सीक्वेंस से, RBr हो गया, फिर RCl हो गया और फिर RF हो गया। अगर आपके पास इस तरह के एल्किल हैलाइड हैं
तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होगा वो ये होगा, क्योंकि आई इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। क्योंकि देखो अभी मैंने मैकेनिज्म बताई थी, सबसे पहले किस में टूटेगा, आर प्लस और एक्स माइनस। तो सबसे इजीली कौन टूटेगा, जिसमें एक्स माइनस इजीली निकल जाएगा, और एक्स माइनस मीन्स आई माइनस सबसे इजीली निकलेगा। ध्यान रख लेना इस बात का। तो अगर आपके पास कार्बन चेन सेम है और लिविंग ग्रुप डिफरेंट है, तो आयोडिट जो आयोडीन है, जो एल्काइल आयोडाइड होगा, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। अगर हम लोग अब क्या करते हैं, लिविंग ग्रुप सेम रख लें और जो एल्काइल ग्रुप है उसकी नेचर चेंज कर दें, तो आपको पता है एल्काइल ग्रुप कितने टाइप के हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। और अगर मिथाइल ले लें तो मिथाइल को यहां पे रख देंगे। तो देखो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगी वो मिथाइल की, मतलब हम लोग कह सकते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी CH3MgX की, सॉरी CH3X की, एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं। उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री। अब इसका लॉजिक आपको समझ में आ ही गया होगा। इसका लॉजिक इसलिए समझ में आ गया होगा क्योंकि यहाँ पे बनेगा कार्बन आयन, और आपको पता है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, CH3 सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। इसलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखना, अगर एल्काइल ग्रुप सेम है और लिविंग ग्रुप डिफरेंट है, तो ग्रिग्नार रिएजेंट के फॉर्मेशन में एल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये वाला होगा। और अगर लिविंग ग्रुप सेम है और एल्काइल ग्रुप की नेचर अलग अलग है, तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगी वो मिथाइल हैलाइड की होगी, फिर 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की और 3 डिग्री की। ये क्यों होगी वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको पता है कि उस कार्बन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आना है, तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो पहले बनेगा, ज्यादा बनेगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो आपको पता है CH3 कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 1 डिग्री कार्बन आयन, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, जबकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये तो आपका हो गया सबसे पहला पार्ट, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यहां तक आप लोग चेक कर लो, सिंपल चीजें मैंने बता दी हैं, किसी को कोई इश्यू यहां तक नहीं होना चाहिए। आगे चले। अब देखो हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो 2-3 चीजें हैं, पहले तो चलो हम लोग सीधे ही आ जाते हैं। सीधी सी कहानी है, रिएक्शंस ऑफ RMgX। देखो RMgX से निकल के आता है R माइनस, और ये R माइनस जो है वो दो तरह की रिएक्शन दे सकता है। मीन्स ये बेस का भी काम करेगा और ये जो है न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा। देखो इसकी एक ही रिएक्शन होगी, यहाँ पे आपका होगा एसिड बेस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन। और यहाँ पे आपकी दो तरह की रिएक्शन हो जाएंगी, एक तो हो जाएंगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, और एक आपकी हो जाएंगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी थी कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है और हार्ड ही बेस होता है। और देखो आपको पता है HSAB थ्योरी के अकॉर्डिंग कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ रिएक्शन करता है, और हार्ड न्यूक्लियोफाइल हमेशा हार्ड साइट पे अटैक करता है, और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट साइट पे अटैक करता है, और सॉफ्ट बेस सॉफ्ट एसिड के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, ये कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग है, ये हार्ड एंड बेस हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये एक जनरल आइडिया हो गया है। तो हम लोग इसकी दो तरह की रिएक्शन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एसिड बेस रिएक्शन और दूसरी पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो अब इन रिएक्शंस को भी हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसिड बेस रिएक्शंस की। ठीक है, और एसिड बेस रिएक्शन में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग कह सकते हैं एसिड बेस रिएक्शन ऑफ RMgX। ठीक है, देखो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एसिड बेस रिएक्शन कब होगी, जब ये सीधा सा कंसेप्ट है कि यहां से तो बेस आ गया है,
लेकिन अब हम लोग ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाएंगे जिसमें एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट हो, जिसमें एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट हो। तो हम लोग कह सकते हैं एसिड बेस रिएक्शन के साथ हम लोग कह सकते हैं रिएक्शन विद कंपाउंड्स, रिएक्शन विद कंपाउंड्स, रिएक्शन विद कंपाउंड्स हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन एटम, एक्टिव हाइड्रोजन एटम और एसिडिक हाइड्रोजन एटम, इसी रिएक्शन का। तो हम लोग सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन में ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ ऐसे कंपाउंड्स की रिएक्शन करवाएंगे जिनके पास एसिडिक प्रोटॉन होता है। और देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजी गोइंग चीजें हैं। देखो अब आपको सबको पता ही है, सबसे पहले तो देखो मैं बता दूं आपको कि होना क्या है। आपको पता है कि ये तो R माइनस तो बेस का काम करेगा, जो किससे आया है, RMgX है, ठीक है। और जो जिस कंपाउंड के साथ हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें एसिडिक प्रोटॉन होगा, तो यहां से H प्लस आएगा और ये आपका बनेगा एल्केन। तो ध्यान रखना ये जो ग्रिग्नार रिएजेंट की फर्स्ट रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन, वो एल्केन के बनाने का मेथड भी हो जाएगा। और इसी रिएक्शन से हम लोग किसी भी कंपाउंड में, इसी रिएक्शन से हम लोग किसी भी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स का पता लगा सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स कैलकुलेशन इसी मेथड से, क्योंकि जितने एसिडिक प्रोटॉन होंगे उतने ही मोल RMgX कंज्यूम हो जाएंगे, और जितने मोल कंज्यूम होंगे उससे हम लोग पता लगा लेंगे कि गिवन कंपाउंड में कितने एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं या कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। और ये जो मेथड है जिससे हम लोग टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स या एक्टिव हाइड्रोजन से और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करते हैं किसी कंपाउंड में, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं जीरो विटेनोव मेथड। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, जीरो विटेनोव मेथड। ये ध्यान रखना एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, फिर ये ढूंढते मत रह जाना कि यार नाम तो सुना था इसका लेकिन ये है क्या। तो जीरो विटेनोव मेथड क्या है कि ग्रिग्नार रिएजेंट की हेल्प से किसी भी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन्स का पता लगाने का जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं जीरो विटेनोव मेथड। क्लियर है भाई। अब देखो ये तो सारी कहानी समझ में आ गई, और ये यहां से भी आपकी समझ में आ गई है। अगर मैं दोबारा लिखूं यहां पे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, RMgX प्लस ये H और ये कोई भी मान लो आप लोग, Y मान लो, Z मान लो, इसको Z मान लो आप लोग। तो यहाँ पे ये Z ग्रुप क्या क्या हो सकता है वो हमें डिसाइड करना है। यहां से तो आपका क्या निकल जाएगा, RH बन जाएगा, एल्केन बन जाएगी, ठीक है। अब हमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये आपका जो मतलब ये जो Z है ये क्या हो सकता है, मीन्स कौन कौन सा कंपाउंड हम लोग ले सकते हैं जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन एटम हो। तो ध्यान रखना ये पूरा जो कंपाउंड है हमारा वो क्या हो सकता है, देखो HOH हो सकता है, मीन्स क्या होगा, H2O होगा। ये आपका NH3, मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, ये आपका NH2 हो सकता है, मीन्स आपका क्या हो सकता है, NH3 हो सकता है। आपका एसिटिलीन हो सकता है क्योंकि ये हाइड्रोजन भी क्या होता है, एसिडिक होता है, मीन्स आपका ये वाला कंपाउंड हो सकता है। आपका फिनोल हो सकता है क्योंकि फिनोल का प्रोटॉन भी क्या होता है, एसिडिक होता है। इसके अलावा देखो कुछ कंपाउंड्स और, जैसे हम लोग इस कंपाउंड की बात करें यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये वाले दोनों प्रोटॉन, मतलब दोनों में से एक, पहले दोनों एक साथ नहीं, दोनों में से कोई सा भी प्रोटॉन, ये प्रोटॉन भी एसिडिक होता है। तो आपका ये वाला जो पूरा कंपाउंड है, ये वाला जो आपका पूरा कंपाउंड है वो ये भी हो सकता है, मतलब कोई भी कंपाउंड हो सकता है जिसमें एसिडिक प्रोटॉन हो। इसमें कौन सा प्रोटॉन हो, एसिडिक प्रोटॉन हो। ऐसे ही आपका एल्कोहल भी हो सकता है क्योंकि इसका प्रोटॉन भी एसिडिक होता है। ऐसे ही आपका एनिलीन भी हो सकता है, एमाइड भी हो सकता है, ठीक है। आपका क्या हो सकता है,
एनिलीन भी हो सकता है क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा, और एनिलीन मतलब एमीन भी हो सकता है, तो एनिलीन भी हो सकता है क्योंकि ये प्रोटॉन एसिडिक होगा। इसके अलावा देखो, जैसे कि अगर हम लोग बात करें ये H और ये CH2 और ये Cn, तो ये प्रोटॉन भी एसिडिक होगा। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले NO2 की, तो ये प्रोटॉन भी एसिडिक हो जाएगा। बट ध्यान रखना, ये प्रोटॉन कभी भी कीटोन और एल्डिहाइड का पार्ट नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना कभी भी। जैसे ये वाला नहीं हो सकता, ये कीटोन वाला नहीं हो सकता है, ध्यान रख लेना। ये रिएक्शन नहीं पढ़ते हम लोग इस रिएक्शन में। बाकी ये कुछ भी हो सकता है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन एटम हो, और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं जीरो विटेनॉफ मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, पहली रिएक्शन है हमारी किसकी, ग्रिग्नार रिएजेंट की, जिसमें हम लोग ग्रिग्नार रिएजेंट को एज ए बेस हम लोग यूज कर रहे हैं, एज ए बेस हम लोग यूज कर रहे हैं। ये आप लोग हमेशा ध्यान रख लेना, कोई भी इशू हो तो बता देना आप लोग, ठीक है भाई। पहली रिएक्शन हो गई है। अब हम लोग सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं, और सेकंड रिएक्शन में देखो सब कुछ क्लियर है हमारा। सेकंड रिएक्शन में हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन होंगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहले हम लोग बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की, ठीक है। तो देखो दूसरे नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब देखो, वो सारे कंपाउंड्स के साथ ग्रिग्नार रिएजेंट रिएक्शन करेगा, ठीक है, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं। ध्यान रख लेना, सारे के सारे कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करेगा जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है। और इस रिएक्शन में हम लोग देखो, सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये भी आप लोग ध्यान रखें। और देखो सबको पता है कि मान लो ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, और जो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हम लोग करवा दें, सपोज मैं RMgX ही ले लेता हूं, ये आपने करवा दिया RMgX से इसकी रिएक्शन, तो इस पे नेगेटिव, ये यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, इसको दे देंगे हम लोग क्या, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यार, एक स्टेप लिख सकते हो आप लोग पहले। चलो मैं एक बार बता देता हूँ, बाकी मैं फिर डायरेक्ट लिखूंगा हमेशा। ये R, ये H और ये R। अब इसका फाइनली हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस से क्या होगा आपका, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, और ये आपका बन जाएगा RCH2OH, और साथ में आपका निकल जाएगा MgX और OH। देखो 1 डिग्री एल्कोहल बन गया है। तो ये चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि जब भी एल्डिहाइड और कीटोन पर RMgX का एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, तो हमेशा एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। बस आपको ध्यान इतना सा रखना है कि कौन से एल्डिहाइड से और कौन से कीटोन से कितने डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो एक सीधा सीधा कंसेप्ट है आपका, जो फॉर्मेल्डिहाइड है, ध्यान रखना, इस फॉर्मेल्डिहाइड का अगर हम लोग RMgX से रिएक्शन करवाएंगे और इसको फिर H+ देंगे, तो आपका बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड होगा और उसकी रिएक्शन RMgX से करवाएंगे, तो आपका हमेशा बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। ध्यान रख लेना भाई। और अगर आपका कीटोन है, ध्यान रखना क्या है आपका, कीटोन है, इस केस में अगर RMgX से आप रिएक्शन करवाओगे, तो आपका हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ये आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रख लेना भाई, कोई भी इश्यू हो तो आप लोग बता देना। अब देखो यहां से एक नया कंसेप्ट हमारे पास आ जाता है कि हम लोग बाय द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट हम लोग अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखो अब इसको हम लोग नए तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं, उसी चीज में पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और सब्स्टिट्यूशन को मैं कॉमन ले रहा हूं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय द हेल्प ऑफ, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय द रिएक्शन ऑफ RMgX। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, रिएक्शन ऑफ
RMgX। एक बार दोनों रिएक्शंस को हम लोग साथ में कंसीडर कर लेंगे। देखो, साथ में कंसीडर करने का मतलब ये है कि एडिशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों को एक साथ ले लेंगे हम लोग। देखो होता क्या है, ध्यान रख लेना। देखो, आपको पता है आपके पास 3 तरह के अल्कोहल होंगे। इधर बांट देते हैं हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। देखो, अगर आप लोग RMgX की रिएक्शन करवाओगे O2 के साथ फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस, वो सब पे अप्लाई होगा। रिएक्शन विद O2 फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस, वो सब पे अप्लाई होगा, उस पे आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है। अगर आप रिएक्शन करवाते हो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ और अगर आप रिएक्शन करवाते हो इस टाइप के ऑक्सीरेन या इपोक्साइड के साथ, ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से। तो इस कंडीशन में इन तीनों की जो हम लोग रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार रिएजेंट से, तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ध्यान रख लेना भाई। दूसरे नंबर पे बात करें तो अगर हम लोग रिएक्शन करवाएं O2 से ग्रिग्नार रिएजेंट की, हम लोग रिएक्शन करवाएं फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी भी एल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी भी एल्डिहाइड से हम लोग रिएक्शन करवाएं एसिड क्लोराइड से, फॉर्मिक एसिड क्लोराइड से, फॉर्मिक एसिड के एसिड क्लोराइड से हम लोग रिएक्शन करवाएं फॉर्मिक एस्टर से, ध्यान रखना इस बात का। और हम लोग रिएक्शन करवाएं फॉर्मिक एनहाइड्राइड से या फिर हम लोग रिएक्शन करवाएं फॉर्मिक एमाइड से, फॉर्मेमाइड से। इन सब से अगर हम लोग RMgX की रिएक्शन करवाते हैं और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो आपके पास हमेशा बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आपके पास अगर कोई भी कीटोन है, ठीक है, कीटोन के अलावा फॉर्मिक एसिड के अलावा किसी भी एसिड का एसिड हैलाइड, ध्यान रख लेना, किसी भी एसिड का एसिड हैलाइड है, किसी भी एसिड का एस्टर है, किसी भी एसिड का फॉर्मिक एसिड के अलावा एनहाइड्राइड है, किसी भी एसिड का एनहाइड्राइड है या किसी भी एसिड का एमाइड है, उस कंडीशन में इनकी ग्रिग्नार रिएजेंट से रिएक्शन करवाने पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। देखो ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे भी आप O2 लिख सकते हो क्योंकि मैं बता दूंगा O2 की रिएक्शन कैसे होगी। तो एक तो ये चार्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है। इस केस में हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनेंगे, इस केस में हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल बनेंगे और इस केस में हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल बनेंगे अगर हम लोग इनकी रिएक्शन ग्रिग्नार रिएजेंट से करवाएंगे। अब देखो एक एक करके मैं बता देता हूं, आप लोगों को ध्यान से समझ लेना भाई। आप एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो देखो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन करवाते हैं O2 से। देखो सपोज आपके पास सिंपल कोई भी RMgX है और इसकी रिएक्शन अगर हम लोग O2 से करवाएंगे, ध्यान से समझना, तो आपका जनरली बनेगा एक ऑक्सीजन का इंसर्जन होकर के RMgX बन जाएगा और इसका जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपका देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। अब देखो अगर आपका ये वाला ग्रिग्नार रिएजेंट अगर 2 डिग्री है, ध्यान से समझना, इस तरह का है और फिर हम लोग इससे O2 की रिएक्शन करवाएं तो आपका क्या बन जाएगा, देखो ये OMgX और अब हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो क्या होगा, ये H और ये OH। तो देखो यहां से आपका बन गया है 2 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप जो O2 से रिएक्शन करवा रहे हो, जिस ग्रिग्नार रिएजेंट की O2 से रिएक्शन करवा रहे हो, वो ग्रिग्नार रिएजेंट किस नेचर का है। उस ग्रिग्नार रिएजेंट की नेचर के अकॉर्डिंग आपका 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल बन सकता है। ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन मैंने अभी बताई दी है, ये कोई भी आपका RMgX है, इसकी रिएक्शन हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाएंगे तो अभी मैंने बताया था ऊपर आपका बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है भाई।
अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में क्या है, देखो हम लोग बात करते हैं इपोक्साइड की। इपोक्साइड पर जब ग्रिग्नार रिएजेंट का अटैक होगा एज ए न्यूक्लियोफिलिक, तो क्या होगा। देखो सपोज हम लोग RMGX लेते हैं सिंपल, और ये आपका एक इपोक्साइड है, सिंपल इपोक्साइड, अनसब्स्टिट्यूटेड इपोक्साइड है। तो देखो यहाँ पे ये RMGX इस साइड में भी अटैक कर सकता है और इस साइड में भी, क्योंकि दोनों साइड सेम है। अगर कहीं ये सब्स्टिट्यूटेड होता किसी डायरेक्शन में, तो हम लोग लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करवाते हैं। तो यहां से तो कहीं से भी अटैक करवा दो, तो सपोज मैं यहां अटैक करवाता हूं, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो सपोज इसको हम लोग H+ दे देंगे। तो देखो आपका क्या बन जाएगा, ध्यान से समझना, ये आपका यहाँ पे R जुड़ गया है और यहाँ पे आपका OH। देखो 1 डिग्री एल्कोहल बन गया है। क्या बन गया है आपका, 1 डिग्री एल्कोहल। अब देखो फिर इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं क्या कर रहा हूं अब की बार, ये RMGX तो ठीक है, प्लस मैंने अब की बार इपोक्साइड ये वाला ले लिया, एक मिथाइल इधर ले लिया मैंने, ठीक है, और एक मिथाइल इधर ले लिया मैंने। तो देखो ध्यान से समझो, अब की बार ये R- लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक करेगा, और लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक करेगा तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। सपोज इसको हम लोग एक H+ दे देंगे, तो देखो अब की बार क्या बनेगा आपका, आपके पास ये वाला कंपाउंड बनेगा, ये वाला एल्कोहल बनेगा, आप लोग चेक कर लो, और ये जो एल्कोहल है वो 2 डिग्री बनेगा। तो देखो ये ऐसा फिक्स नहीं है कि इपोक्साइड से 1 डिग्री बनेगा कि 2 डिग्री बनेगा कि 3 डिग्री बनेगा। अगर सपोज ये डाई सब्स्टिट्यूटेड हो जाए तो इस केस में 3 डिग्री बन जाएगा। तो इपोक्साइड की ग्रिग्नार रिएजेंट से रिएक्शन में 1 डिग्री भी अल्कोहल बन सकता है, 2 डिग्री भी अल्कोहल बन सकता है, और 3 डिग्री भी। ये डिपेंड करेगा आपके इपोक्साइड की नेचर पर। ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से भी 1 डिग्री अल्कोहल भी बन सकता है, 2 डिग्री अल्कोहल भी बन सकता है, और 3 डिग्री अल्कोहल भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप लोग जो ग्रिग्नार रिएजेंट ले रहे हो उसकी नेचर कैसी है। ठीक है, एक बार चेक कर लो यहां तक आप लोग, किसी को कोई भी इशू तो पूछ लेना आप लोग, अदरवाइज आगे चलते हैं हम लोग। देखो आगे की कहानी क्या है, देखो आगे की कहानी में, चलो मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ आप लोगों को। देखो आगे की कहानी क्या है, मान लो 2 नंबर पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी सपोज ये आपका ग्रिग्नार रिएजेंट है, और इसकी रिएक्शन हम लोग कोई किसी भी एल्डिहाइड से करवा देते हैं, बट फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा। तो देखो यहाँ से R-, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर, और इसको H+ दे देंगे। मैं सीधा लिख रहा हूँ मैकेनिज्म को, बार बार नहीं लिखूंगा मैं। तो आपका ये बन जाएगा CH3 CH और ये R, आपका 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। और अगर आपका कोई कीटोन है, सपोज सॉरी, अगर आपका कोई कीटोन है और कीटोन पे हम लोग ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं, तो सेम पैटर्न पे रिएक्शन होगी, और इसको H+ देंगे और H+ देंगे, तो देखो अब आपका बन जाएगा CH3, ये आपका R, और ये OH, ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। देखो यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ जाती है कि चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे फॉर्मेल्डिहाइड हो, उसके साथ हमेशा ग्रिग्नार रिएजेंट का एक ही मोल रिएक्शन करता है। एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ एक ही मोल RMGX रिएक्शन करता है, और एक कीटोन मॉलिक्यूल के साथ एक ही मोल RMGX रिएक्शन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो इससे आगे चलते हैं हम लोग, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग एसिड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं हम लोग। और देखो एसिड डेरिवेटिव में हम लोग सिंपल सा एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं। हम लोग फॉर्मिक एसिड का फॉर्मिक क्लोराइड ले लेते हैं, और इस पे देखो ध्यान से समझना, इस पे हम लोग रिएक्शन करवाएंगे RMGX की। तो RMGX से तो वही क्या निकल के आएगा, R-, और R- लाएगा। तो देखो अब आप इसकी नेचर देखो, ये एसिड क्लोराइड है, तो एसिड क्लोराइड हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ये Cl बाहर चला जाएगा, और आपका इस
फॉर्मिक एसिड के हैलाइड से 1 मोल RMGX रिएक्शन करके पहले ये आपका बना देगा एल्डिहाइड। चेक कर लो आप लोग। और अब एल्डिहाइड पे आपको सबको पता है कि जो ऊपर कहानी पड़ी है वो नीचे पढ़ लेंगे। इस एल्डिहाइड पर अब सेकंड स्टेप में RMGX का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और इसको दे देंगे हम लोग एक H+। और जब इसको H+ देंगे तो सबको पता है कि ये आपका बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। ये ध्यान रख लेना। अब आप इसकी जगह चाहे एमाइड ले लो और चाहे एस्टर ले लो, बात वो की वही है, केवल आपका लिविंग ग्रुप चेंज होगा, बाकी सेम पैटर्न पे रिएक्शन होगी। इसका मतलब फिर एक चीज निकल के आ गई कि अगर आपके पास एसिड डेरिवेटिव का 1 मोल है, 1 मोल एसिड डेरिवेटिव के साथ, ध्यान रख लेना, 1 मोल एसिड डेरिवेटिव चाहे वो कोई सा भी हो, उसके साथ 2 मोल RMGX के रिएक्शन करते हैं। ध्यान रख लेना भाई, पहले मोल की रिएक्शन में हमेशा एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, और जो सेकंड मोल की रिएक्शन होगी उससे फिर जो एल्डिहाइड और कीटोन बना था पहली स्टेप में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग हमेशा ध्यान रख लेना। कोई भी इश्यू हो तो आप लोग पूछ लो अच्छी तरह से। देखो, आपको सारी चीजों का पता होना चाहिए। तो देखो, फिर कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, अगर हम लोग RMGX की रिएक्शन करवाते हैं, हम लोग RMGX की रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड से, चाहे वो एल्डिहाइड हो और चाहे वो कीटोन हो। इस केस में इन दोनों का रेशो होता है 1:1 रेशो। लेकिन अगर हम लोग RMGX की रिएक्शन करवाते हैं एसिड क्लोराइड्स के साथ, ध्यान रख, सॉरी, एसिड डेरिवेटिव्स के साथ, कोई सा भी डेरिवेटिव हो, तो यहाँ पे जो आपका रेशियो होगा वो 2:1 रेशियो होगा। ये हमेशा ध्यान रखने की बात है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसको आप लोग ऐसे ही मत समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में ये जाएगी, ये आपको हमेशा ध्यान रख लेना। ठीक है, यहीं पे हम लोग एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हाँ, जो एक चीज और मैं थोड़ा सा बताना था उस समय लास्ट टाइम, जहाँ पे मैंने आपको बता रहा था कि हम लोग सॉल्वेंट में क्या यूज करते हैं। तो हम लोग देखो ईथर सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो वो ईथर सॉल्वेंट डाइथाइल ईथर भी हो सकता है, और THF ये भी यूज करते हैं, क्योंकि ये साइक्लिक ईथर है, इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो ध्यान रखना, बेसिकली जो ग्रिग्नार रिएजेंट जो यूज किया जाता है, चाहे वो फॉर्मेशन हो चाहे उसकी रिएक्शन की बात हो, वो हमेशा बेसिकली ईथर सॉल्वेंट में यूज किया जाता है। और ईथर में भी वो हो सकता है डाइथाइल ईथर हो या फिर THF हो। THF का फॉर्मूला मैंने बना दिया है, ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। THF का मतलब होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ये सारी चीजें, ठीक है। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो, अब हम लोग बात कर लेते हैं, जो भी है नेक्स्ट कुछ भी मान लो, रिएक्शन ऑफ RMGX विद साइक्लिक साइक्लिक एल्डिहाइड तो होते ही नहीं है, साइक्लिक कीटोन। देखो, साइक्लिक कीटोन के साथ सेम रिएक्शन होगी, क्योंकि कोई सा भी कीटोन ले लो आप लोग, उसको ये जो है अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, बस, और कुछ नहीं है। साइक्लिक की कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी, और ये आपका जो ये OH और ये CH3, ये इस तरह का अल्कोहल बन जाएगा आप लोगों का साइक्लिक। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है रिएक्शन ऑफ RMGX विद लैक्टोन एंड लैक्टम एंड एनहाइड्राइड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो, लैक्टोन का मतलब होता है साइक्लिक एस्टर, साइक्लिक एस्टर को बोलते हैं लैक्टोन। लैक्टम का मतलब होता है साइक्लिक एमाइड,
और साइक्लिक और एनहाइड्राइड आपको पता ही है, साइक्लिक एनहाइड्राइड की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये आपका साइक्लिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। देखो साइक्लिक एस्टर को बोलते हैं लैक्टोन और साइक्लिक एमाइड को बोलते हैं लैक्टम। ये वर्ड आप लोग हमेशा ध्यान रख लेना। जैसे आपने पढ़ा होगा कैप्रोलैक्टम, जो नाइलॉन 6 का मोनोमर होता है, वो भी एमाइड ही होता है साइक्लिक, लेकिन उसको बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। तो देखो इनके साथ क्या रिएक्शन होगी आरएमजीएक्स की, वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग एस्टर के साथ रिएक्शन देखते हैं, और एस्टर के साथ रिएक्शन देखेंगे तो आरएमजीएक्स और इसको दे देंगे H+। तो देखो इस कंपाउंड की नेचर क्या है, ये एस्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा तो ये यहाँ अटैक करेगा, तो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नेगेटिव को दे देंगे H+। तो देखो आपका क्या बन जाएगा पहली स्टेप में, ये आपका OH बन जाएगा, और ये आपका CO, और ये आपका R जुड़ जाएगा। ये पहली स्टेप की रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी स्टेप में वापस आरएमजीएक्स रिएक्शन करेगा, अब की बार ये कीटोन बन गया, इस पे इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने के बाद इसको हम लोग क्या दे देंगे सेकंड स्टेप में एक H+। और जब H+ देंगे तो अब आप लोग चेक कर लेना अच्छी तरह से, ये OH, ये R, ये R और ये OH, ध्यान रखना रिंग ओपनिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिंग ओपनिंग हो जाएगी। सेम पैटर्न पे इसकी रिएक्शन हो जाएगी, तो इसमें क्या बन जाएगा, देखो फाइनल प्रोडक्ट, अगर सेम कंसेप्ट में फाइनल प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे आपका NH2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका R, यहाँ पे आपका R और यहाँ पे OH। और अगर इस केस में बात करें तो देखो इस केस में क्या आ जाएगा आपका फाइनली, यहाँ पे आपका एसिड आ जाएगा, अब की बार यहाँ पे R आएगा, यहाँ पे R आएगा, और ये आपका OH आ जाएगा। ध्यान रखना रिंग ओपनिंग हो जाएगी साइक्लिक मतलब लैक्टोन, लैक्टम और एनहाइड्राइड। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मान के चलना जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उनमें से बहुत सारी चीजें हमें समझनी है यहाँ पे, और वो तभी समझ में आएंगी जब आप छोटी छोटी चीजों को एक एक करके समझोगे। तो एक बार यहां तक आप लोग देख लो, किसी को कोई भी इशू तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। आगे चले, देखो यहाँ पे कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम लोग देख लेते हैं। सपोज जो भी है क्वेश्चन आपको ये दे दिया जाए, CO और OET और इसकी रिएक्शन करवाओ RMGX के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस। तो आपसे प्रोडक्ट पूछ लेगा, या फिर दो स्टेप दे दे इसको। तो देखो ध्यान रखना, यहां से आपको क्या करना है, यहां से तो आपका R- ही आएगा, देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और R- आएगा तो ये यहाँ पे अटैक करेगा। बट अब आपको ये देखना है कि ये दोनों लिविंग ग्रुप हैं, ये एस्टर वाला पार्ट है और ये एसिड क्लोराइड वाला पार्ट है। तो आपको पता है कि एसिड क्लोराइड की रिएक्टिविटी एस्टर से ज्यादा होती है, कल परसों मैंने बताया था। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी एसिड हैलाइड, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर और फिर एमाइड, ठीक है बिल्कुल। तो सबसे जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, मैंने कल भी बताया था, आपको हमेशा ध्यान रखना है EE, मतलब एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एमाइड और एस्टर, सॉरी एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर और एमाइड। तो ध्यान रखना जब रिएक्शन होगी तो पहले Cl निकलेगा, और पहले Cl निकलेगा तो पहली स्टेप में आपका बनेगा RCOET, ये आपका एस्टर बन जाएगा। और जब ये आपका एस्टर बन जाएगा, अब सेकंड स्टेप में अगेन RMGX की रिएक्शन होगी, और RMGX की रिएक्शन होगी तो ये यहाँ पे अब की बार ये बाहर चला जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा कीटोन। और अब कीटोन पे फर्दर एक बार RMGX का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, और यहाँ पे आपका बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल।
ध्यान रखना, इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बनेगा आपका? 3 डिग्री अल्कोहल। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो यहां से पूछी जाती है, कई बार इस टाइप की रिएक्शन पूछ लेते हैं। ओ सॉरी, ओ ई टी, ओ ई टी और ओ ई टी, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, देखो अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर एक्चुअल में है कौन सा कंपाउंड ये, और इसकी रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं देखो आर एम जी एक्स के साथ। आर एम जी एक्स एक्सेस में है, कोई इश्यू नहीं है, तो आपको प्रोडक्ट बताना है, और फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस तो होगा जहां पे नीड है। तो देखो आप कंफ्यूज मत होना, ये एक्चुअल में इस कंपाउंड का आपको पता होना चाहिए कि ये कंपाउंड है क्या। ये एक्चुअल में एस्टर का एसिटेल है। मींस इस कंपाउंड को हम लोग ये ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान रखना, ये एक तरह से एस्टर है, क्योंकि इस एस्टर पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन ना करके इसका एसिटेल बनवा लेंगे। इस वाले पार्ट का अगर हम लोग एसिटेल बना लें मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा के, जो मैंने कल परसों बताया था, अगर इसकी रिएक्शन, मतलब मैं बताता हूं, अगर 2 मोल इथाइल अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन करवाएं हम लोग, 2 मोल इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएं, तो ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप, इसको छोड़ देना एक बार, ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा इस इस तरह के एसिटेल में। और इसका मतलब ये कंपाउंड नहीं है आपका, आपका ये जो कंपाउंड दे रखा है वो कंपाउंड एक्चुअल में ये वाला कंपाउंड है, आपका एस्टर है। और अब आगे एस्टर की रिएक्शन आप करवा ही सकते हो। जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो ये नेगेटिव, ये यहाँ पे, ये बाहर चला जाएगा, तो पहले तो आपका बन जाएगा कीटोन, और कीटोन पर जब फर्दर आप आरएमजीएक्स का रिएक्ट करवाओगे फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो आपका बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। ये भी आप लोग समझ लेना, इस तरह का कंपाउंड अगर आपको देखने को मिल जाए, इसी का नहीं, आपको कुछ भी मिल सकता है इस फॉर्म में। जैसे मैं आपको और कुछ बताऊं, यहाँ पे कुछ भी मिल सकता है आप लोगों को, कुछ भी इन द सेंस क्या मिल सकता है देखो, और मैं बता दूं, जैसे आपको लिख के दे दिया है, सपोज कंफ्यूज मत होना कभी भी, आपको लिख के दे दिया ओईटी ओईटी, तो आप ये मत समझना इसको ये क्या है, एक्चुअल में ये जो है ये वाला है, साइक्लोहेक्सेनोन है। आपको लिख के दे दे आर सी एच ओ एच ओ ई टी, ये हेमी एसिटेल, और हेमी एसिटेल तो आप कंफ्यूज मत होना, ये एक्चुअल में आपका जो है ये ओ ई टी, सॉरी, ये एक्चुअल में जो आपका है वो ये वाला है। यहाँ एक तरह से इसका प्रोटेक्शन हो रखा है एल्डिहाइड और कीटोन का। एसिटेल और कीटेल फॉर्मेशन का मतलब है कि उस एल्डिहाइड और कीटोन का क्या हो रखा है, प्रोटेक्शन हो रखा है। तो आप कभी भी इस टाइप के ग्रुप से कंफ्यूज मत होना, इस टाइप के ग्रुप को कैसे कंसीडर किया जाएगा वो आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है भाई, तो एक बार आप लोग यहां तक देख लो, एक मोटा मोटा क्राइटेरिया मैंने बता दिया है, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखो कुछ रिएक्शंस मैंने लिखी थी, वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो जस्ट कुछ क्वेश्चंस थे, आप लोग यहां तक देखो एक बार, किसी को कोई इश्यू तो पूछ लेना आप लोग। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और देख लो पहले, कि अगर आपसे कोई एल्कोहल, सॉरी, अगर कोई आपसे आरएमजीएक्स के साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ ले, कोई आपसे आरएमजीएक्स के साथ रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्या लिखेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर विद आरएमजीएक्स, तो ध्यान रखना सबसे पहले रिएक्शन करता है अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल के साथ एसिड बेस रिएक्शन होती है। अल्कोहल के बाद रिएक्शन करता है एल्डिहाइड, ध्यान रख लेना, एल्डिहाइड के बाद रिएक्शन करता है कीटोन,
और कीटोन के बाद रिएक्शन करता है एसिड हैलाइड, और एसिड हैलाइड के बाद रिएक्शन करता है एनहाइड्राइड, और एनहाइड्राइड के बाद रिएक्शन करता है एस्टर, और एस्टर के बाद रिएक्शन करता है एमाइड। ये ऑर्डर भी आप लोग ध्यान रख लेना, ये ऑर्डर आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे चले। किसी को कोई भी इशू हो तो पूछ लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक तरह का क्वेश्चन ही है हमारा, और वो क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो आपको दे रखा है सबसे पहले टोलुइन, और टोलुइन की रिएक्शन करवा रहे हैं Cl2 प्लस FeCl3 से इन डार्क, आपका बन गया ए। और एक ही रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं NBS से, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड से, आपका बन गया है बी। और बी की रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं मैग्नीशियम से इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, आपका बन गया है सी। क्या बन गया है? सी। और इस सी की रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं इथाइलिन ऑक्साइड से, इथाइलिन ऑक्साइड से फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस या H+, और आपके पास बन रहा है प्रोडक्ट। आपको ये प्रोडक्ट बताना है। तो देखो आप लोग समझो इस रिएक्शन को, क्या करना है इस रिएक्शन में हमें। देखो देखो सबसे पहले एक तरह से हेलोजिनेशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो आपको पता है पैराक्लोरोटोलुइन बन जाएगा। ध्यान रख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ये ए बन गया। क्या बन गया आपका? ये ए बन गया। NBS एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, मैंने कहा था NBS एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन करता है, तो इसकी बेंजाइलिक पोजीशन ये वाली, और ये वाली बेंजाइलिक पोजीशन मींस आपके पास बन जाएगा ये वाला कंपाउंड। और जब इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से होगी तो इसका यहाँ पे इंसर्जन होगा, और आपका जो सी कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा आपका ग्रिग्नार रिएजेंट, और वो भी कौन से वाला? ये वाला, इस तरह का। ठीक है, और यहाँ पे अब इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, और अब ये रिएक्शन करेगा इथाइलिन ऑक्साइड से। इथाइलिन ऑक्साइड मतलब आपका इपोक्साइड, तो ये यहाँ पे कहीं भी अटैक करवा दो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, और इसको फॉलोड बाई H+ दे देंगे, तो देखो आपका क्या बन जाएगा। अब आप लोग अच्छी तरह से समझ लेना, ये आपका Cl आ गया है, एक और एक दो कार्बन, एक और दो, और ये आपका OH। इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये वाला बन जाएगा। चेक कर लो भाई आप लोग, अगर कोई भी इशू तो आप लोग पूछ लो। सॉरी 3 कार्बन आएंगे ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक कार्बन मैं ही खा गया, मैंने कम कर दिया है एक कार्बन, इसको पूरे को उठाता हूं मैं एक बार। तो आपको बता रहा था वही मिस्टेक मैंने कर दी है। यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH2Mg Br, और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और अब ये अटैक करेगा इपोक्साइड पे, ये यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख लेना, एक कार्बन और ऐड कर देना आप, ये वाला कार्बन, 1 2 और 3 कार्बन। देखो ये सबसे बड़ी चीजें होती है, ये मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक होती है, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना है। इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है हमें, इन मिस्टेक्स को क्या करना है हमें? अवॉइड करना है। कोशिश की जाए मैक्सिमम कि ये सारी मिस्टेक्स हमसे नहीं हो, ये आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरी रिएक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, और दूसरी रिएक्शन आपकी जो है वो ये वाली है, और इसकी रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं Br2 से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ए, और इस ए की रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं मैग्नीशियम से ड्राई ईथर की। देखो ईथर भी ड्राई ईथर यूज करते हैं हम लोग, ड्राई ईथर मतलब उसमें वाटर नहीं होना चाहिए,
ये आपका बी बन जाएगा, और इस बी की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं एसीटोन के साथ, और फिर हल्का सा हीट, तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये, मजा आना चाहिए आप लोगों को इन सारी रिएक्शंस में। तो देखो ध्यान रखना, ये कंडीशंस जो हैं, इस कंडीशन में एलाइलिक पोजीशन या बेंजाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन होगा सनलाइट की प्रेजेंस में। ध्यान रख लेना इस बात का, मैंने बताया था रिएक्शन मैकेनिज्म में। बाकी मैंने कहा था अगर वैसे Br2 का एडिशन करवाएंगे सिंपल CCl4 की प्रेजेंस में, तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा डबल बॉन्ड पे। लेकिन अगर Br2 से रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपका ब्रोमिनेशन होगा। तो ब्रोमिनेशन होगा तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और अब वापस वही कहानी, इसकी रिएक्शन यहाँ पे, तो इसकी रिएक्शन तो आपका बनेगा ये Mg और ये Br, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब ये इस पे अटैक करेगा, किस पे, कीटोन पे एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक, इसको दे देंगे एक H+, और जब इसको H+ दिया तो देखो आपका क्या बन गया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये CH3, ये CH3, यहाँ का H है, यहाँ का OH आ गया, हल्का सा देंगे हीट, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, मीन्स आपका क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ यहाँ पे CH3 और CH3, ये आपका इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। चेक कर लो आप लोग, देखो छोटी छोटी चीजें आपको पता जरूर होनी चाहिए, बिना एग्जाम्पल के और बिना प्रैक्टिस के आप लोग गड़बड़ कर जाओगे, ध्यान रख लेना इस बात का अच्छी तरह से, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, वो भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। चलो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग एक बार। दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, पहले एक थोड़ा सिंपल सा करते हैं, और फिर हम लोग, देखो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो ये है, ClCOOET इसके साथ RMGX के कितने मोल रिएक्शन करेंगे। देखो ये तो मैंने अभी बताया है, एक बार इसके लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक बार इसके लिए, एक बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो इसके साथ तो 3 मोल रिएक्शन करेंगे RMGX के, ठीक है। इसी के बेसिस पे एक दो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, लगभग लगभग क्वेश्चन जो है आपको MS चौहान में मिल जाएंगे, जो भी प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं। देखो आपके पास जो है वो एक जो कंपाउंड है वो ये वाला है, यहाँ पे आपका C ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है। एक यहाँ पे आपका Cl है, एक यहाँ पे आपका CO है, और एक यहाँ पे आपका एस्टर है। तो आपको बताना है कि इस पूरे कंपाउंड के साथ RMGX के कितने मोल रिएक्शन करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं कुछ रिएक्शंस और बता देता हूं आप लोगों को। तो जो भी है, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डिहाइड और कीटोन पे हमने डिस्कस कर लिया है, और साथ में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो गया है, इसमें जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स है उनमें हमने साथ में डिस्कस कर लिया है। अब देखो एल्डिहाइड और कीटोन के अलावा किस किस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और हो सकता है, और किस किस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और हो सकता है। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद CN, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद CO2, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद SO2, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद SO3, ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद कीटीन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद
आइसोसाइनेट। ये जो भी कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देंगे उन सब के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे एज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ आरएमजीएक्स। देखो वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले हम लोग आरएमजीएक्स का न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाते हैं आरसीएन। देखो यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से ये अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, ठीक है, और इधर जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड एन और ये एम जी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे आपका जुड़ गया है आर। और अब इसका हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, और हाइड्रोलाइसिस होगा तो अब आपको समझ में आ गई होगी कहानी। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपका बन जाएगा कीटोन। ध्यान रख लेना, क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे कि अगर कुछ रिएक्शंस की अगर हम लोग बात करें, आपके पास है सपोज CH3MgX और इसकी रिएक्शन आप लोग करवा रहे हो SCN के साथ, तो देखो क्या होगा, अब आपको समझ में आ गई होगी। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। आप लोग डायरेक्टली देख लेना, आपका बन जाएगा CH3CHO। क्या बन जाएगा आपका, CH3CHO। अब अगर हम लोग यहाँ पे ये ले ले CH3MgX और यहाँ पे ले ले हम लोग CH3, जस्ट 1 मिनट, और अगर यहाँ पे हम लोग ले लें CH3C ट्रिपल बॉन्ड N फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस, ये हमेशा ध्यान रखना। देखो तो यहाँ से आपको पता है ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस मीन्स आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एसीटोन। क्या बन गया आपका, एसीटोन। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जाम में। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, जस्ट 1 मिनट, अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैं ले लेता हूं CH3MgX और इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूं PHCN से, फेनिल साइनाइड से करवाता हूं। तो सेम प्रोसेस फॉलो होगी, बस आप ये ध्यान रखना कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बनेगा एसीटोफिनोन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। और अगर हम लोग बात कर ले अब की बार, ये वाला हम लोग ले ले PH3MgX और इसकी रिएक्शन हम लोग करवा दे PHC ट्रिपल बॉन्ड N के साथ, तो यहाँ पे नेगेटिव, आप बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा आपका बेंजोफिनोन। तो देखो बेंजेल्डिहाइड कब बनेगा, सॉरी एसिटेल्डिहाइड कब बनेगा, एसिटेल्डिहाइड कब बनेगा, ध्यान रख लेना। एसीटोन कब बनेगा, ध्यान रख लेना। एसीटोफिनोन कब बनेगा वो भी ध्यान रख लेना। और आपका बेंजोफिनोन कब बनेगा वो भी आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों की तीनों, चारों की चारों रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप छाप लो इनको, आपको हमेशा ध्यान रखना है इन रिएक्शंस के बारे में, कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी रिएक्शन। तो देखो ये किसके साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया है, साइनाइड के साथ। अब हम लोग देख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद CO2। तो ये आपका सपोज RMGX है और इसकी रिएक्शन हम लोग CO2 के साथ करवाते हैं सपोज, फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस तो हमेशा ही रहेगा। तो यहाँ से नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, तो देखो अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी कहानी। ये OMgX और इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, और हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखना, किसी भी ग्रिग्नार रिएजेंट का जब CO2 पे एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाया जाता है तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही अगर आप लोगों को बेंजोइक एसिड बनाना है, ध्यान से समझ लेना, तो ये वाला ग्रिग्नार रिएजेंट लेंगे और ये वाला ग्रिग्नार रिएजेंट लेंगे तो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेंजोइक एसिड। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा भाई, आपका बेंजोइक एसिड बन जाए। क्लियर है भाई।
कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं इसकी SO2 के साथ। और देखो जब इसकी रिएक्शन SO2 के साथ होगी तो ध्यान से समझना, सिंपल बता रहा हूं, आप तो बस इतना सा समझ लो, ये नेगेटिव यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो आपका बन जाएगा R⁻O⁻SH, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। और इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं वो आप लोग देख लो एक बार, फटाफट रिप्लाई कर दो आप लोग। इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉरी, OH आएगा यहाँ पे, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है, सल्फर नहीं आएगा, OH आएगा। इसको बोलते हैं सल्फेमिक एसिड, सल्फिनिक एसिड, सल्फिनिक एसिड। ध्यान रखना, नाम ध्यान रखना, सल्फिनिक एसिड, सल्फोनिक नहीं। सल्फोनिक तो कब बनेगा? जब हम लोग इसकी रिएक्शन SO3 के साथ करवाएंगे। जब हम लोग RMGX की रिएक्शन SO3 के साथ करवाएंगे तब आपका बनेगा R⁻S⁻O⁻OH, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। तो सल्फिनिक एसिड कब बनेगा? SO2 के साथ रिएक्शन से सल्फिनिक एसिड बनेगा, सही है। और जब SO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपका बनेगा सल्फोनिक एसिड। देखो ध्यान रखना, वर्ड टू वर्ड मैंने सिस्टमेटिक करने की कोशिश की है सारी चीजों को, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। फिर भी आप लोगों को जिस पैटर्न में मैं बता रहा हूं आपको सेम उसी पैटर्न में तैयार करना है, ये आप लोग हमेशा ध्यान रख लेना। सल्फिनिक एसिड कब बनेगा, सल्फोनिक एसिड कब बनेगा, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रख लेना। एक कार्बन डाइसल्फाइड के साथ और रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, इसके साथ करवाएंगे अब की बार कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। देखो सारी कहानी सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस नाम चेंज हो जाएगा। कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवा देंगे तो देखो कहानी वो की वही है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, फाइनली हाइड्रोलाइसिस, और आपका बनेगा RC⁻S और SH। चेक कर लो आप लोग चाहे, ठीक है। और इसको बोलते हैं डाईथायोनिक एसिड, ये ध्यान रख लेना भाई, डाईथायोनिक एसिड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाम ध्यान रखना। क्या बोलेंगे? डाईथायोनिक एसिड, ठीक है। सबके साथ हो गई है, CO2 के साथ हो गई है, CN के साथ हो गई है, CH2 के साथ हो गई है, SO2 के साथ हो गई है, SO3 के साथ हो गई है। एक दो रिएक्शन और देख लेते हैं, कीटीन के साथ देख लेते हैं। देखो जब कीटीन के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो सिंपल कीटीन ले लेता हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव, ये नेगेटिव, इस पे एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन इधर। देखो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट आपको आना चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट में दिक्कत है तो कुछ नहीं कर पाओगे। क्या बन गया? आपका बन गया है, जस्ट 1 मिनट, आपका बन गया है CH2 डबल बॉन्ड C O-MgX, और यहाँ पे आपका जुड़ गया है R। देखो अब क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। तो देखो आपका क्या बन जाएगा, CH2 माइनस, ठीक है, और यहां से आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहां से आपका बन जाएगा R, और इस पे जुड़ जाएगा आपका MgX, और इसका करवा देंगे हाइड्रोलाइसिस, और जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो यहाँ पे जुड़ जाएगा H जुड़ेगा, तो देखो आपका बन जाएगा CH3CO, आपका बन जाएगा कीटोन। अब ध्यान रखना, अगर इस पे कोई R ग्रुप है तो ये CH2 हो जाएगा और ये R हो जाएगा, तो ये भी कीटोन ही बनेगा। तो जब भी कीटीन के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी, ध्यान रख लेना, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमेशा कीटोन बनेगा। ये ध्यान रख लेना आप लोग अच्छी तरह से, ठीक है। हम लोग एक आइसोसाइनेट के साथ और रिएक्शन करवा लेते हैं।
फिर लगभग पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम लोग RMGX की रिएक्शन करवा देते हैं आइसोसाइनेट के साथ। ये आपका सपोज RMGX है और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसके साथ हम लोग इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। देखो इसके साथ जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो देखो क्या होगा, कहानी वो की वही है। ये यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे तो आपका बन जाएगा RNC, ये डबल बॉन्ड है, ये R है, ये O है, इस पे माइनस है और ये MgX है। और ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे इधर शिफ्ट होंगे ये, और इधर शिफ्ट होंगे तो आपका क्या बनेगा, देखो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा देख लेना, RN माइनस COR, और फाइनली इसको H प्लस देंगे, और H प्लस देंगे तो ये आपका RNHCO, ये बन जाएगा आपका एमाइड। ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से, क्या बन जाएगा आपका एमाइड बन जाएगा। अच्छी तरह से समझ लो, देखो किसी को कोई इश्यू कभी भी नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से समझ लो आप लोग। अगर कोई भी इश्यू तो आप बता देना, लेकिन एक बार सारी चीजों को आप लोग अच्छे से समझ लो। देखो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, पहले आप लोग एक बार समझ लो। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? एक बार चेक कर लो आप लोग, अगर कोई भी इशू तो आप लोग बता देना मेरे को। तो क्या बनेगा आपका एमाइड बन जाएगा। चेक कर लो आप लोग अच्छी तरह से। ठीक है, आगे चले। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो क्या बनेगा, अगर हम लोग आइसोसाइनेट पे अटैक करवाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा। देखो एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपको आइडिया नहीं हो तो एक इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है हमारी जस्ट 1 मिनट, अगर इस टाइप की कोई स्ट्रक्चर होती है जैसे कि OH RNH, इसको बोलते हैं कार्बेमिक एसिड। मतलब मैं बताना चाह रहा हूं, मेरी याद आ गया कि अगर हम लोग आइसोसाइनेट पे अगर हम लोग अटैक करवा दे, एस्टो का न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवा दे, तो देखो क्या होता है, ये OH माइनस जो है वो इस पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे। तो ध्यान से समझना, देखो ये बनेगा आपका RN डबल बॉन्ड C माइनस O, और ये आपका OH हो जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और इसको हम लोग दे देंगे एक H प्लस। क्या देंगे इसको हम लोग, एक H प्लस देंगे। ध्यान से समझना भाई, H प्लस देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये RNHCOOH। देखो इसको बोलते हैं कार्बेमिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं इसको, कार्बेमिक एसिड। और यहां से निकलता है आपका CO2, और यहां से CO2 निकलेगा तो आपका बनता है 1 डिग्री एमीन। ध्यान रखना, ये भी एक एमीन बनाने का मेथड होता है। ये मेरे याद आ गया यहाँ पे, इसलिए आप लोग ये वाला पॉइंट भी ध्यान रख लेना। ठीक है, तो देखो ग्रिग्नार रिएजेंट से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, कौन से फंक्शनल ग्रुप से कौन सा नया फंक्शनल ग्रुप बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, और लास्ट रिएक्शन जो हमारी है वो क्या है, हमारी लास्ट रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एल्किल हैलाइड्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एल्किल हैलाइड्स, बस ये हमें और डिस्कस करना है। इसके बाद जो मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखवाया है उस क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने लिखवाया है वो क्वेश्चन पे आ जाएंगे, और एक क्वेश्चन आपको मैं एज ए होमवर्क दूंगा। उस लास्ट एंड फाइनल ग्रिग्नार रिएजेंट में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन RX। तो देखो सीधा सा ध्यान रखना
कि अगर हमारे पास कोई भी RMGX है और जब ये किसी एल्किल हैलाइड पे रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे देखो कपलिंग टाइप रिएक्शन होगी, और कपलिंग टाइप रिएक्शन होगी तो ये यहाँ अटैक करेगा और ये बाहर चला जाएगा, तो आपका हायर एल्केन्स या हम लोग कह सकते हैं कि सिंपल एल्केन्स का फॉर्मेशन होगा। आप लोग ध्यान रखना, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी जितनी भी रिएक्शंस थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, जो हमें ग्रिग्नार रिएजेंट में ध्यान रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग देखो, एक तो आप लोग क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर 1 मैं कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूं, उनमें से आपको बताना है कि उनमें से कितने कंपाउंड जो हैं वो 1 डिग्री एल्कोहल देंगे एज ए मेजर प्रोडक्ट बाय द रिएक्शन विद ग्रिग्नार रिएजेंट। ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। मैं कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूं, उन कंपाउंड्स में से कितने कंपाउंड 1 डिग्री एल्कोहल देंगे ग्रिग्नार रिएजेंट से रिएक्शन करवाने पर। ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, और एक आपका ये वाला। अब आप लोग बता देना, ये 6 कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 और 6, इनमें से कितने कंपाउंड जो हैं वो ग्रिग्नार रिएजेंट से रिएक्शन करवाने पर, कितने कंपाउंड जो हैं वो ग्रिग्नार रिएजेंट से रिएक्शन करवाने पर 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अब हम लोग वापस उस क्वेश्चन पे आते हैं जिसने मैंने पूछा था आपको कि कितने मोल रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार रिएजेंट के इस कंपाउंड के साथ। देखो आप लोग देख लेना अच्छी तरह से। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगा, तो देखो 1 मोल तो यहाँ पे, साइनाइड पे 1 ही मोल करता है तो 1 मोल यहाँ पे, कीटोन में 1 मोल यहाँ पे। ठीक है, देखो एस्टर के साथ 2 मोल रिएक्शन करता है तो 2 मोल यहाँ से, ये भी एस्टर है तो यहाँ पे भी 2 मोल, तो टोटल 2 और 2 4 5 6 7, 7 मोल RMGX के जो हैं वो रिएक्शन करेंगे इस गिवन कंपाउंड के साथ। इस तरह के आपको देखो मैंने बुक बताई रखी है ऑर्गेनिक की, तो MS चौहान रामबाण है, सभी मर्जों की दवा है वो। MS चौहान जो है वो ऑर्गेनिक का तो रामबाण है आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको, ये मैंने आपको RMGX करवा दिया है, आपको RLI मतलब अगर हम लोग इसी कैटेगरी में दूसरा कंपाउंड लें, ऑर्गेनोलिथियम, तो देखो इसको बोलते हैं सुपर ग्रिग्नार रिएजेंट, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। एक तो ध्यान रखना सुपर ग्रिग्नार रिएजेंट बोलते हैं क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी जो है वो RMGX से ज्यादा होती है। देखो इसकी सारी की सारी रिएक्शन वही है जो RMGX की है, इसकी सारी की सारी रिएक्शन वो की वो है जो RMGX के हैं। बस एक चीज ध्यान रख लेना आप लोग, जो मैंने आपको नोट्स में लिख के दे दिया है, कि अगर हम लोग इस RLI की रिएक्शन CO2 से करवाते हैं, देखो ये तो मैंने बता ही रखा है आपको, RMGX की रिएक्शन CO2 से करवाएंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो ये तो आपको पता है कि यहाँ तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपके पास इस टाइप की रिएक्शन दे रखी है और इसके साथ लिख दिया एक्सेस या फिर लिख दिया 2 मोल RLI, ध्यान से समझ लेना भाई, और सिंपल भी लिख दे, तो आप लोग इसका प्रोडक्ट हमेशा कीटोन बना के आना है। क्या बना के आओगे इसका प्रोडक्ट? हमेशा कीटोन बना के आना। क्यों बना के आना मैं बता देता हूं आप लोगों को, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। देखो जब इसकी RLI से रिएक्शन करवाते हैं तो ये R माइनस, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो आपका बन जाता है RCOOLI, और ये यहाँ पे एज ए लिविंग ग्रुप मतलब एज ए लिविंग ग्रुप
रिएक्ट मतलब बिहेव एज ए लिविंग ग्रुप बिहेव करता है, और ये फर्दर रिएक्शन करता है RLI से, और ये RLI यहाँ पर ये पूरा ग्रुप बाहर निकलता है और आपका बन जाता है RCOR। ये ध्यान रख लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की ये रिएक्शन। ठीक है, तो एक तरह से दो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमने खत्म कर लिए हैं, ऑर्गेनो मैग्नीशियम और ऑर्गेनोलिथियम दोनों कंप्लीट। दो बचे हैं SN और आयरन के। तो SN में तो ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इन दोनों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि।